आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं के लिए मांग का नियम। तो बच्चों, मांग के नियम के लिए मुख्य रूप से दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात है वस्तु की कीमत एवं मांगी अर्थात खरीदी जाने वाली मात्रा में संबंध को बताता है। यानी मांग का नियम कीमत और मात्रा में संबंध को बताता है। दूसरी बात, यह संबंध विपरीत होता है। मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु की कीमत एवं मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अब कैसे विपरीत संबंध होता है, इसके लिए और अच्छे से हम इस तालिका के अनुसार समझेंगे। यानी कैसे विपरीत संबंध होता है, तालिका के लिए हम साधारण ऐसे अंक लेंगे जिनमें समान अंतर हो। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 10, 20, 30, 40 भी ले सकते हैं। तो एक तरफ कीमत के हमको बढ़ते हुए अंक लेना है और दूसरी ओर मात्रा से संबंधित अंक जिनको हमें घटते क्रम में लेना है। इस तालिका से ये समझ में आता है कि वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है, 5 रुपये से 10 रुपये हुई, तो यहाँ वस्तु की मात्रा पहले 5 रुपये में 500 ग्राम खरीदी जा रही थी, कीमत बढ़ गई, 5 से 10 रुपये बढ़ गई तो मात्रा 500 से 400 कम हो गई। फिर ये कीमत बढ़ गई तो मात्रा क्रमशः कम हो गई। बच्चों, ये एक वास्तविक स्थिति है। बाजार में भी हम देखते हैं यही होता है। वस्तु सस्ती होती है तो ज़्यादा मात्रा बिकती है और महंगी होती है तो अपेक्षाकृत कम मात्रा बिकती है। तो यही चीज़ है मांग के नियम में। अब मांग के नियम की ये तालिका, इस तालिका के अंतर्गत हम मांग के नियम को बहुत अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं केवल तालिका को देख के, कि जैसे मांग के नियम के अंतर्गत जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है उसके अनुसार वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। या इसका उल्टा कह सकते हैं, वस्तु की कीमत जैसे जैसे घटती है खरीदी जाने वाली मात्रा वैसे वैसे बढ़ती है। ठीक है। अब मांग के नियम की परिभाषित करने में हमने एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी मैं, कि अन्य बातों के समान रहने पर होती है ये स्थिति। वो अन्य बातें कौन कौन सी होती हैं, यानी जिन्हें हम मांग के नियम की मान्यताएं भी कहते हैं। मान्यता यानी मान्यताओं का अर्थ होता है मानी जाने वाली बातें, ऐसी बातें कि जिसके होने पर ही मांग का नियम लागू होगा। यदि वो बातें नहीं होंगी तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। अब जैसे इसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं कैसे, कि जैसे हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आय या उपभोक्ता की रुचि या उपभोक्ता की आदत, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या होगा इसके परिवर्तन होने पर, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, यदि आय बढ़ेगी तो वो कीमत बढ़ने पर भी ज़्यादा मात्रा ले सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। रुचि बदल गई यदि, तो सस्ती होने पर भी वो ज़्यादा मात्रा नहीं लेगा, यानी मांग का नियम लागू नहीं होगा। मांग का नियम लागू नहीं होगा यानी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मात्रा भी बढ़ेगी और कीमत कम होने पर मात्रा कम हो जाएगी, जबकि इसकी विपरीत स्थिति होनी है। तो अन्य बातें समान रहने के अंतर्गत उसकी मान्यताओं में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, कि उपभोक्ता की रुचि, आदत, आय, इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित मूल्य है ना, जैसे चाय कॉफ़ी हुआ, व्यक्ति उस वस्तु का ना उपयोग करके दूसरी वस्तु का उपयोग करने लगेगा, तब फिर मांग का नियम लागू नहीं होगा। कोई उसकी स्थानापन्न वस्तु का पता नहीं लगना चाहिए। भविष्य में किसी प्रकार के परिवर्तन की आशा नहीं होना चाहिए। मान लो हम देखेंगे भविष्य में कीमतें और बढ़ रही हैं तो वस्तु की मात्रा पहले ही खरीद ली जाएगी क्योंकि महंगी होने से हम अभी खरीद ले रहे, जबकि इस मांग के नियम में क्रमशः ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होती है अन्य बातें। अब इन सब को मिलाकर हम परिभाषित भी कर सकते हैं। एक चीज़ और देखेंगे हम, कि मांग के नियम के अंतर्गत यह वास्तविक स्थिति ये भी होती है, यदि विक्रेता यानी बेचने वाला दुकानदार, यदि विक्रेता को अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेचनी है तो उसे उस वस्तु की कीमत कम करनी होगी। ये भी वास्तविक स्थिति है। यदि वस्तु ज़्यादा मात्रा उसको बेचनी है तो निश्चित कम करनी होगी, कम कीमत पर ही ज़्यादा मात्रा बिकती है। तो ये मांग के नियम के अंतर्गत आता है। अब इन सबको मिला के हम मांग के नियम को परिभाषित कर सकते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत यदि कम होती है तो खरीदी जाने वाली मात्रा क्रमशः अधिक होती है और कीमत अधिक होने पर मात्रा कम होती है। अर्थात मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु की कीमत एवं मात्रा में विपरीत संबंध होता है। तो ये मांग के नियम को परिभाषित किया अपन ने। अब इस तालिका के अनुसार हम मांग के नियम का चित्र बनाएंगे। तालिका के अनुसार चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक OX अक्ष ले लेंगे, एक OY अक्ष ले लेंगे। OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा ले लेंगे,
अब मात्रा के अंतर्गत हम ब्रैकेट में लिख देंगे कौन सी मात्रा, मांग की मात्रा, क्योंकि पूर्ति की मात्रा भी होती है, वो हम पूर्ति के नियम में देखेंगे। मात्रा यहाँ हो गई वस्तु की, क्या हो गई, कीमत। कीमत को हम P से शो करते हैं, P फॉर प्राइस, और मात्रा को हम क्वांटिटी से शो करते हैं, Q फॉर क्वांटिटी। अब बहुत सरल है बच्चों चित्र बनाना, तालिका के अनुसार हम चित्र बना सकते हैं। देखते जाएंगे। वस्तु की कीमत हमने कहाँ शो किया, उभय अक्ष पे। कीमत कितनी है, 5 पे हम ये पेन रखा। अब 5 रुपये में कितनी वस्तु मात्रा कितनी बिक रही है, 500। तो 500 तो यानी ये 500, यहाँ से ये 500 और ये 5, ये मिला दिया। कीमत हो गई कितनी, 5 से बढ़कर 10, ये 10, तो 10 और मात्रा कितनी बिक रही है, 400, ये 400, ये मिला दिया। फिर कीमत 10 से बढ़ गई कितनी, 15, तो मात्रा 400 से कितनी हो गई, 300। कीमत ये है 15 और मात्रा ये है 300। क्रमशः इसी प्रकार से 20 होने पर 200 और 25 होने पर 100। ये तो ये अपने को पॉइंट मिल गए, इनको अपन नाम दे सकते हैं। मिला दिया पहले अपन ने, मिलाने से जो वक्र बना, ये वक्र कहलाता है मांग वक्र। ये पॉइंट ने मिलाना है अपने को, इसे हमने नाम दिया क्या, डी वक्र, डी फॉर डिमांड। इस ये बिंदुओं को हम दे सकते हैं नाम, ए, बी, सी, डी और ई। ये बिंदु क्रमशः मिल गए। अब विशेष बात आपने को ये भी ध्यान रखनी है कि मांग वक्र जो होता है वो हमेशा बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। आपकी कॉपी में आपके दाहिने हाथ तरफ दाहिना हिस्सा कहलाएगा, बाएं हाथ तरफ बायां। तो बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे गिरता हुआ हो रहा। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ घट रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है, विपरीत संबंध है। ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या, मांग वक्र। अब जब हम चित्र बनाएंगे तो चित्र की व्याख्या भी हमें करनी होगी। व्याख्या भी बच्चों एकदम सरल है, जैसे हमने चित्र बनाया ठीक वैसे ही अपने को व्याख्या करनी होगी। देखिए, ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को दिखाया गया है, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दिखाई गई है। यदि वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो खरीदी जाने वाली मात्रा 500 है। कीमत बढ़कर 5 से 10 हो जाती है तो मात्रा 500 से घटकर 400 हो जाती है। 15 होने पर 300, 20 होने पर 200, क्रमशः 25 होने पर मात्रा कम 100 हो गई। इन सबको मिलाकर जो वक्र बनाया डी वो मांग वक्र है, जो ए बी सी डी ई विभिन्न बिंदुओं को दर्शा रहा है। यानी मांग का नियम बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, जो ये बताता है कि वस्तु की कीमत कम होती है तो मात्रा अधिक होती है, और कीमत अधिक होती है तो मात्रा कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाएगा क्या, मांग का नियम। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। तो व्यक्तिगत मांग तालिका यानी देखो, अभी हमने जो तालिका बनाई है ये ही व्यक्तिगत मांग तालिका है। व्यक्तिगत मांग तालिका यानी व्यक्ति विशेष, ये जो है ये यही व्यक्तिगत मांग तालिका है। व्यक्तिगत मांग तालिका यानी कोई एक व्यक्ति ये वस्तु को खरीद रहा है। व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति के द्वारा विभिन्न कीमतों पर वस्तु की विभिन्न मात्राओं को खरीदा जा रहा है, वो कहलाएगा व्यक्तिगत मांग तालिका। ठीक इसी को परिभाषित किया हुआ है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी निश्चित समय में किसी वस्तु की, निश्चित समय क्यों लिया, क्योंकि अपन ने पहले मांग में पढ़ा था मांग का संबंध निश्चित समय से भी होता है ना। तो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई विभिन्न मात्राओं की सूची है। विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राएं, विशेषता अपने को क्या करना है व्यक्तिगत मांग तालिका में, व्यक्ति विशेष यानी व्यक्तिगत। ठीक है, तो व्यक्ति विशेष के द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई विभिन्न मात्राएं जो जिनका संबंध किसी विशेष समय से भी होता है वो कहलाता है व्यक्तिगत मांग तालिका। अब बाजार मांग तालिका यानी पूरे बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे लोग वस्तुओं को क्रय करते हैं, जितनी वस्तु की मात्रा मांगी जाएगी वो बाजार मांग तालिका कहलाएगी। तो तालिका में बाजार में चूँकि बहुत सारे विक्रेता और क्रेता होते हैं तो बहुत सारे क्रेताओं को हम नहीं ले सकते। एक काल्पनिक तालिका हमने बनाई है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति लिए, हमने 3 व्यक्ति लिए। आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, लेकिन 1 नहीं। तो बाजार तालिका में ए व्यक्ति भी है, बी व्यक्ति भी है, सी भी व्यक्ति भी है। तो पहले अंक तो अपन ने यही लिख लिए, आप भी यही लिख सकते हो जो लिखे थे अपन ने। 5, 10, 15, 20, 25 ये कीमत हो गई, और ये ए व्यक्ति बना दिया इसको, जो ये विभिन्न मात्राएं ले रहा है, जिनमें कैसा संबंध है मांग के नियम के अनुसार, विपरीत। कीमत बढ़ रही तो मात्रा घट रही। अब बी व्यक्ति है तो बी व्यक्ति को हो सकता है
500 की ज़रूरत नहीं, 5 यहाँ ए व्यक्ति के द्वारा 5 कीमत होने पर 500 मात्रा खरीदी जा रही है, इसको 500 नहीं ग्राम नहीं खरीदना, इसको 300 ग्राम खरीदना। अब जो भी हम अंक लेंगे बच्चों, ध्यान रखना है, पहले अंक से दूसरे क्रमशः आपको घटते क्रम में लेना है। यदि हम इनको नहीं देखें तो केवल कीमत और व्यक्ति विशेष के द्वारा मात्रा देखेंगे तो इनमें भी मांग के नियमानुसार विपरीत संबंध होगा। ठीक है, 300, 200, 100, 50 और 25। सी व्यक्ति के घर हो सकता है और ज़्यादा सदस्य हैं, उसको ज़्यादा आवश्यकता हो वस्तु की, तो 1000 ग्राम ले रहा है। 5 होने पर 1000 ग्राम, कीमत 10 हो गई तो 1000 से हो गया 800। इन अंकों को क्रमशः अपने को कैसे लेना है, घटते क्रम में लेना, यानी चाहे हम ए व्यक्ति देखें, चाहे बी व्यक्ति देखें, चाहे सी व्यक्ति, इनके खरीदी गई मात्राएं और कीमत में कैसा संबंध होता है, मांग के नियम के अनुसार विपरीत संबंध होता है। अब बाजार मांग तालिका में एक कॉलम और हम बनाएंगे, वो कहलाएगी कुल मांग, यानी ए बी सी तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है उसको हमें योग करना है। जैसे पहला 5 और 3 7 और ये होगा कितने, 5 और 3 8 और 1000 का योग हुआ 1800। इसी प्रकार से दूसरा कॉलम 400 200 800, इसका योग हुआ 1400। 3 और 1 4 और 6 1000, इनका योग हुआ 650, इनका योग हुआ 325। तीनों व्यक्तियों के द्वारा खरीदी गई मांग को हमने क्या किया, योग। अब विशेष बात देखिए आप, कीमत के साथ जो कुल मात्रा है इसमें भी विपरीत संबंध हो रहा है। कैसे, कीमत क्रमशः बढ़ रही है तो मात्रा क्रमशः क्या हो रही है, घट रही है। कीमत घटने से नीचे से देखेंगे तो क्रमशः कीमत क्या हो रही है, घट रही है, तो मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी इनमें भी कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। अब इसी को हम परिभाषित भी कर सकते हैं, बहुत सरल है। जैसे आपने व्यक्तिगत मांग तालिका में व्यक्ति विशेष लिखा, कुछ नहीं करना, वही परिभाषा है, केवल यहाँ हम देखेंगे बाजार में समस्त व्यक्तियों के द्वारा, संपूर्ण बाजार में समस्त विक्रेताओं द्वारा, विक्रेताओं नहीं, अपने को क्या देखना है यहाँ, क्रेताओं। मांग जो है वो क्रेताओं के द्वारा की जाती है, चूँकि समस्त क्रेताओं द्वारा किसी निश्चित समय में, संपूर्ण बाजार में समस्त क्रेताओं द्वारा किसी निश्चित समय में किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई विभिन्न मात्राओं की सूची है। यहाँ से पूरा ज्यों का त्यों है, केवल व्यक्तिगत मांग तालिका में व्यक्ति विशेष और बाजार मांग तालिका में समस्त क्रेताओं द्वारा। तो अपने को तालिका जो है वो याद नहीं करना है बच्चों, कोई भी अंक हम ले सकते हैं, है ना। यदि अपन समान अंतर के लेंगे तो चित्र अपना आसानी से बनेगा, अच्छा लगेगा। और कोई भी अंक यदि हम यहाँ से ले रहे हैं तो घटते क्रम में लेना है, यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ बढ़ते क्रम में लेना है। ठीक है, और मांग के नियम जो मात्रा होती है वो कौन सी मात्रा होती है, मांगी जाने वाली मात्रा। अब हम देखेंगे इसके बनने वाले प्रश्न। पहला प्रश्न हो सकता है, मांग के नियम में अन्य बातों से क्या तात्पर्य है, या मांग के नियम की मान्यताएं कौन कौन सी है। फिर हम देख सकते हैं कि मांग के नियम को परिभाषित कीजिए। विकल्प में आ सकता है कीमत एवं मात्रा में कैसा संबंध होता है। ठीक है, मांग के नियम को परिभाषित कीजिए, एक काल्पनिक तालिका बनाइए, चित्र बनाइए। जब हम चित्र बनाते हैं चित्र की व्याख्या भी हमें करना होता है। फिर आ सकता है व्यक्तिगत मांग तालिका किसे कहते हैं, बाजार मांग तालिका किसे कहते हैं। एक आ सकता है दोनों की एक काल्पनिक तालिका बनाइए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।